हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल, आपके पसंदीदा चैनल द फीडियाज एकेडमी पर। कपिल सांडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप अच्छे से हैं। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, और आप अच्छी से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन में कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। तो आज की क्लास होगी, हमारी साइंस की क्लास होगी, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खासतौर से जिनके एग्जाम नियर बाय आए हुए हैं उनके लिए। और एईएस की स्पेशल क्लास रह जाएगी, ये साइंस की क्लास है। और बाकी जीएस की क्लास, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप जीएस का की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल रहेगी। और इसके अलावा आपको काफ़ी कंसेप्ट इसमें करवाए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है ही, कंसेप्ट करवाए जाएंगे। तो पहली बार आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, द फीडियाज एकेडमी। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लासेस की रेगुलर, और आपके इस पढ़ाई में भी रेगुलरिटी आएगी। उसके बाद मेटा यानी कि फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रेगुलर जो स्टडी की स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्कस करते हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ डेली क्विज होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप उनको अटेंड कर पाएंगे। टाइमली फिक्स है, इस टाइम पे क्विज होंगे। तो आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से, मेहनत का उत्तर दृढ़ मेहनत से देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वी कैन नॉट हियर टॉक ऑफ आवर क्लिक एट मून इवन इफ स्टैंडिंग क्लोज, बिकॉज हम अगर चांद पर हैं और हमारे पास खड़े अपने साथी की बात बिल्कुल नहीं सुन सकते, भले ही वो बिल्कुल पास में खड़ा है, क्यों? देर इज लेस ग्रेविटी एट मून। देखिए, बात तो ऐसा ही है। जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी 1/6 है। ये तो ठीक है, तो इसी वजह से हम वहाँ ऊंची ऊंची जंप लगा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होता है, साउंड का होता है या लाइट का होता है, तो इसकी वजह से तो हमें दूर तक वो चीज़ें सुनाई देंगी। देर इज नो एयर ऑन मून एंड साउंड नीड्स मीडियम। बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा। साउंड के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो मीडियम के माध्यम से चलती है, मीडियम से चलती है। अगर मीडियम मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। साउंड वेव्स की वजह से ये हो पाता है। तो साउंड वेव्स वहाँ नहीं है, तो वहाँ पर आपको, वहाँ पर ध्वनि जो है ट्रेवल नहीं करेगी। देर इज नो वाटर एट मून, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो हमारा सही आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एनीमोमीटर इज यूज टू मीटर मेजर व्हाट। एनीमोमीटर क्या है, ये किस लिए काम आता है? हवा की गति मापने में काम आता है, ह्यूमिडिटी मापने में, डेंसिटी ऑफ वाटर मापने में, या करंट मापने में काम आता है? तो वायु की गति के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति मापता है। ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, हाइग्रो मीटर। ठीक है। लिक्विड की, किसी की लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। और साथ ही साथ करंट को मापने के लिए हम ए मीटर यूज करते हैं, जिसमें कितना एम्पियर का करंट पास कर रहा है वो दिखाता है, रीडिंग दिखाता है। विजिबल लाइट वेव्स आर ऑफ व्हाट काइंड। किस तरह की वेव्स होती हैं विजिबल लाइट? विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिन्हें हम देख पाते हैं। सन से आने वाली बहुत सारी लाइट है, वो लाइट सारी की सारी हम देख नहीं पाते, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है वो है, या एक्स रेज है। ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, बहुत सारी तरह की वेव्स हैं वहाँ वहाँ से आने वाली। ऐसा नहीं है कि हम सबको देख पाते हैं। हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। विजिबल लाइट का मतलब है 7 कलर से मिला बना हुआ एक स्पेक्ट्रम जो वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किस तरह की लाइट है? भूकंपीय तरंगे हैं? भूकंपीय तरंगे नहीं है। भूकंप आपको, अगर आपको ये रिमाइंड करवाऊं मैं, हमने किया है। भूकंप में क्या होता है, अर्थ के नीचे के सरफेस पे कहीं पर फोकस होता है, यहाँ पर प्लेट्स आपस में टकराती है, और बिल्कुल इसके ऊपर नियरेस्ट पॉइंट जो सरफेस होता है इसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो जब भूकंप आता है तो दो तरह की वेव्स देखने में आती है, एक पी वेव, एक एस वेव्स। ठीक है, पी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, सीधी चलती है, और एस वेव ट्रांसवर्स वेव है, और ये इस तरीके से चलती है। ठीक है,
लेकिन भूकंप वेव्स नहीं है। विजिबल लाइट की वेव्स भूकंप की तरंगें नहीं होती। यहाँ पे लाइट का क्या फंक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों के गुण लिए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। इसलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो वेव्स जो अलग वेव्स हो गई, ये विजिबल में नहीं होती है। और अल्ट्रावायलेट रे, ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये आती तो हैं सन से, और ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। इसकी वजह से ये हार्मफुल है वेजिटेशन के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, ये पेनिट्रेट कर जाती है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है इनकी। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज ए स्पून इफ ए स्पून इज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्पेसशिप इन स्पेस इट विल। अगर आप स्पेसशिप में हैं और उस स्पेसशिप से आप एक चम्मच गिरा देते हैं, अंतरिक्ष में गिराते हैं, तो क्या होगा। इट विल फॉल ऑन अर्थ, इट विल रिमेन स्टैटिक व्हेन इट इज ड्रॉप। ये जब जहाँ गिरा जाता है वहीं पर स्थिर रहेगा। इट विल मूव विद स्पीड एज दैट ऑफ स्पेस शिप, ये अंतरिक्ष यान के समान गति में आगे बढ़ेगा। इट विल गो अपवर्ड, ये ऊपर चला जाएगा। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये अर्थ है, और इसका ग्रेविटेशन का जो फील्ड है उससे बाहर के जो आसमान है उसको स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका ग्रेविटेशनल का फील्ड हो गया, इसको स्पेस नहीं कहेंगे। तो स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, ध्यान रखें, स्पेस में जीरो ग्रेविटी है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, वहाँ पर कोई एयर नहीं है, तो इस स्पेस के अंदर नो एयर है, एयर नहीं है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से जो चीज़ जिस स्पीड में है उसी स्पीड में चलती रहेगी। तो अब देखिए, एक मान लीजिए आप अंतरिक्ष में हैं और एक अंतरिक्ष में उस स्पेसशिप से आपने कोई चम्मच बाहर फेंक दिया है, तो वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, तो गिरने की तो बात आई नहीं। अब ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर कोई चीज़ खींच नहीं रही है, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ ये गिराया गया वहीं पर स्थिर रहेगा, क्योंकि इस जब चम्मच गिराया गया तो ये स्पेसशिप की स्पीड से बाहर आया, तो अब आगे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ये स्थिर नहीं रहेगा, ये अंतरिक्ष यान की स्पीड से ही, उतनी स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी करिए। ये आपको प्रॉपर जीएस का पोर्शन करवाया जा रहा है, उसकी तैयारी करिए। केवीएस के लिए जो जनरल पार्ट आता है, जो करंट अफेयर का, उसमें स्टैटिक जीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ एईएस या इसरो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। वी सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ, हम वस्तुओं को किसके कारण देखते हैं, किस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, या डिफ्यूजन ऑफ लाइट की वजह से। हमने आपको बताया है कि कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पे कोई लाइट गिरती है। ठीक है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज के ऊपर आती है। ठीक है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि एक रूम है, अंधेरे का कमरा है, और उसमें आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आप उसमें किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक है, फिर आप एक बैटरी लेते हैं और बैटरी से इधर किसी चीज़ पर जो है, मान लीजिए दीवार घड़ी है, उस दीवार घड़ी पर आप लाइट मारते हैं, तो लाइट मारने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों की तरफ आती है, तभी आप उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो प्रकाश का परावर्तन के कारण देखते हैं। ठीक है, किसके कारण देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। सही आंसर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच पार्ट ऑफ आई इमेज आर फॉर्म्ड, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर, या प्यूपिल पर। तो आईज का अगर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तो जरूर पढ़े। आई के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने हैं। तो ये कहता है इमेज कहाँ बनता है, रेटिना या कॉर्निया या आइरिस या प्यूपिल। आइज में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, और वो कन्वेक्स टाइप का लेंस जो है, यहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ होती है, ठीक है, उनसे अटैच होता है। ठीक है, पहले हम हर बॉडी पार्ट पर इसका आंसर देख लेते हैं। रेटिना पर इमेज बनता है भाई, ध्यान रखें। रेटिना पर इमेज बनता है,
और ये रियल इमेज होती है, यानी कि जो जितने साइज का होती है चीज वो उतनी साइज की दिखती है, लेकिन इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, ध्यान रखिए। ये इन्वर्टेड इमेज, ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये इधर है गया, इसकी लाइट इधर गई, अंदर से गई, तो ये हमें उल्टा दिखाई देगा और ये रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे कहते हैं आइरिश। ये मांसपेशियों वाला जो पार्ट है इसको आइरिश कहते हैं। ये क्या कहता है, कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट बहुत तेज है तो ये क्या करेगा, इसको लाइट आने के लिए इस रास्ते को छोटा कर देगा, ज़्यादा लाइट एंटर ना करे। कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसकी वजह से ये जो रास्ता है जिससे एंटर कर रहा है इसको कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल छोटा या बड़ा हो जाता है, प्यूपिल को कहते हैं पुतली। आँख की पुतली छोटी और बड़ी हो जाती है, जब ज़्यादा लाइट में जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, रास्ता छोटा हो जाएगा, कम लाइट जाने देगा। और जब अंधेरे में होंगे या कम लाइट में होंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो देखो रेटिना हो गया। कॉर्निया का रोल होता है कि आई डोनेशन में हमेशा कॉर्निया यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आइरिश, ये आपको बता दिया लाइट की कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर जाएगी। और प्यूपिल क्या है, द वे थ्रू विच लाइट एंटर्स। ठीक है, तो सारे ही पार्ट को आपने पढ़ लिया, कौन सा पोर्शन से लाइट एंटर करती है उसे प्यूपिल या पुतली कहा जाता है। वाई एन ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक, कोई वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये भी रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से ही, रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन दो फिनोमिना होते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज़ पर कोई लाइट गिरती है तो वहाँ मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और इस पर कोई लाइट गिर रही है। ठीक है, लाइट मतलब विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं जिसमें 7 कलर होते हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ चीज़ को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पोर्शन को, कुछ लाइट्स को तो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट है यही इसका कलर डिसाइड करती है। ठीक है, तो यानी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर वाइट लाइट डाली और वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको उसने ऑब्जर्व कर लिया तो ये रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वस्तु काली क्यों दिखाई देती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन कर ले, अगर कंप्लीट एब्जॉर्ब कर ले यानी कि कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे, एक तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की सिचुएशन में अब कोई भी लाइट, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जब एब्सेंस ऑफ लाइट को ही ब्लैक कलर कहते हैं। ब्लैक इज नॉट ए कलर, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इट रिफ्लेक्ट आल कलर रिफ्लेक्ट करता तो ये व्हाइट कलर का दिखाई देता, फिर ब्लैक क्यों दिखाई देता, ये तो गलत हो गया। इट ऑब्जर्व ऑल कलर्स ऑफ लाइट, बिल्कुल ये सही होगा, और इसकी वजह से एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब ब्लैक कलर। इट हैज़ ब्लैक पिगमेंट, इट हैज़ मोर मेलानिन, नहीं, ये अलग कंसेप्ट आ गए, हम रिफ्लेक्शन पे बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इसका आंसर दें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि नाव का तैरना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाव का तैरना, फ्लोटिंग ऑफ बोट्स। और ये क्या है, नाव का संचालन, सेलिंग ऑफ बोट वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। देखिए, जब पानी के अंदर नाव होती है तो वो जो तैरती है पानी के अंदर, वो तो काम करती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। ठीक है, वो पानी को डिस्प्लेस करती है, जितने पानी को डिस्प्लेस करेगी उतना उसका वेट कम हो जाएगा, अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वो तैरती है। लेकिन ये आगे मूव कैसे करती है, देखिए, ये किसी चप्पू से पानी को पीछे धकेला जाता है तो वो पानी इसको आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, पानी को पीछे या मोटर से धकेला जाता है तो वो पानी फिर उसको इक्वल अपोजिट रिएक्शन के साथ आगे की तरफ धकेलता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके द्वारा ये नाव का संचालन होगा। थोड़ा सा आप समझे, तैरने और संचालन में डिफरेंस हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, पैसेंजर इन व्हीकल फॉल थ्रो देयर फ्रंट, फॉल टुवर्ड देयर फ्रंट बिकॉज ऑफ व्हाट। जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो पैसेंजर है वो अपने आगे की तरफ गिर जाते हैं। चलती गाड़ी थी, उसमें एकदम से ब्रेक लगाए
तो क्या होगा। मान लीजिए ये एक गाड़ी है, इसमें आप खड़े हैं, ठीक है, या बैठे हैं, तो आप का जो लोअर पोर्शन है वो उस गाड़ी के टच में है, ठीक है। आपकी मूवमेंट की गाड़ी की मूवमेंट की दिशा ये है, ठीक है। एकदम से ब्रेक लगा दिया, एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा कि आपका जो पैर टच में है, ये वाला पर्सन तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अभी भी मोशन में है। इसकी वजह से सिचुएशन ये होगी कि आप आगे की तरफ या तो झुक जाएंगे या गिरने को हो जाएंगे, या गिर भी सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन अभी भी मोशन में है। क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो काम कर रहा है, और वो कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इनर्शिया ऑफ मोशन वो मेंटेन होगा। कोई वस्तु अगर मोशन में है वो कोशिश करेगी मोशन में रहने की कोशिश करेगी, तो इनर्शिया ऑफ मोशन मोशन यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसके अंदर आ गया ये। सेकंड लॉ नहीं है, थर्ड लॉ भी नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कलर विल हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो होती है, विबग्योर जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, विबग्योर 7 कलर होते हैं लाइट के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर। विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट जो आपको दिखाई देती है सूरज से आती हुई, ठीक है। उसके अंदर 7 कलर होते हैं। पहला वायलट है, ठीक है। उसके बाद इंडिगो है, इंडिगो यानी कि आसमानी। फिर ब्लू है, नीला। फिर ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो है, फिर येलो के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद रेड, ठीक है। तो अगर वायलेट की तरफ से चले तो सबसे कम वायलेट, लोवेस्ट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी, वायलेट की, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की। इसने पूछा है किसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो हमारा आंसर हो गया वायलेट की होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है इस तरीके से आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन इससे आते हैं। व्हेन वी मूव 1 मीटर टुवर्ड प्लेन मिरर इमेज विल मूव। देखिए जब हम मिरर की तरफ बढ़ते हैं तो 1 मीटर, तो उसके हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ते हैं तो वो इमेज कितना मूव करती है, ठीक है। देखिए 1 मीटर तो हम बढ़ गए, 1 मीटर वो इमेज बढ़ गई इस तरफ वापस, तो इससे 2 मीटर मूवमेंट दिखाई देती है अपेरेंट तरीके से। इसका सही आंसर ये हो गया। एक प्लेन मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट देखना है, मान लीजिए 6 फीट का कोई आदमी है, तो उसको पूरा देखना है तो प्लेन मिरर के कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, तो 6 का आधा 3 फीट जरूर होना चाहिए, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेजेस जो है वो सीधी दिखाई देती है, ठीक है। तो 2 मीटर अवे नहीं, टुवर्ड अस, हमारी तरफ आती हुई दिखाई देगी, ये ठीक है। हम मिरर की तरफ गए तो इमेज हमारी तरफ आती हुई दिखाई देगी, ना कि दूर जाते हुए, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस ऑन अर्थ ग्रेविटी इज मोर। कौन से प्लेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। पहले तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसका फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ज़्यादा डीप ना जाए तो कम से कम फार्मूला याद रखें। ये होता है इसका फार्मूला। दो बॉडीज, कोई भी बॉडीज है जिनके पास मास होता है उनमें हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख गया, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसका मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, जितना पास होंगे उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। ये तो दो बॉडीज के बीच की बात हो गई। अब ये बात कर रहा है कि अर्थ के ऊपर कहाँ पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ पर यही चीज़ देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं अर्थ पर, एक दूसरा यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखिए ये सेंटर से इसको खींचेगी, तो यहाँ से इसके कंपैरिजन में देखिए ये मान लीजिए आर है, तो ये वाला पूरा का मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आर इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आर प्लस हो गया, तो आर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ वाली ऑब्जेक्ट के लिए ये ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स ये कम होगा। लेकिन सरफेस पे इनके कंपैरिजन में क्या हुआ कि सरफेस पे आपने देखा कि आर की वैल्यू कम होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सरफेस पे ही बात करें तो अर्थ के सरफेस पे दो तरह के सरफेस दिखाई देते हैं, एक तो पोल होता है और एक होता है इक्वेटर,
ठीक है। तो इक्वेटर का जो आर है और इसका जो आर है, इक्वेटर का आर इज मोर देन दिस आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू कहाँ बढ़ गई, इक्वेटर पर। इसकी वजह से यहाँ पर जी की वैल्यू घट जाएगी। इस हिसाब से पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इक्वेटर पर नहीं है, इस पे नहीं है, तो इसका मतलब डिस्टेंस का रोल भी यहाँ पर देखने को आएगा। इन स्पेस इंक कम आउट ऑफ फाउंटेन पेन बिकॉज फाउंटेन पेन पहले यूज किए जाते थे, मुझे लगता है आप सभी ने भी कभी यूज किए हो। तो फाउंटेन पेन में स्याही भरी जाती थी, ठीक है, सक्शन किया जाता था और उसमें बहुत लिक्विड सी स्याही होती थी। आजकल के बाल पेन में काफ़ी सॉलिड सी स्याही होती है। ठीक है, तो फाउंटेन पेन को अगर स्पेस में लेके जाया जाए तो वो फाउंटेन पेन की स्याही अपने आप बाहर आ जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्पेस का मतलब है कि देर इज नो एटमोसफेयर। नो एटमोसफेयर का मतलब है कि वहाँ पर वैक्यूम है, निर्वात है। यानी कि वैक्यूम मतलब निर्वात है। निर्वात, वात मतलब वायु, नीर यानी कि वात, वायु नहीं है। तो जब वैक्यूम वहाँ पे होगा तो फाउंटेन पेन के अंदर जो स्याही है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो वो फाउंटेन पेन से बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, देर इज लेस प्रेशर आउटसाइड द पेन। इस पेन के बाहर बिल्कुल सही है। देर इज मोर प्रेशर आउटसाइड, नहीं, मोर प्रेशर कहाँ से हो गया, एटमोस्फेयर ही नहीं है। देर इज मोर ग्रेविटी इन स्पेस, ये तो उल्टा हो गया, कम ग्रेविटी, इसका कोई रोल नहीं है, रोल है प्रेशर का। ठीक है, हमारा सही आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नाइट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ व्हाट। हमारी आँख के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है रोड सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है कोन सेल्स। ठीक है, तो कौन सेंस जो है, सेल जो है वो कलर डिस्टिंग्विश, कलर देखने में हेल्प करती है। और रोड सेल से हम दो ही कलर देख सकते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। ठीक है, तो रात के समय पे क्योंकि विजिबल लाइट नहीं होती, सूरज की लाइट नहीं होती, और आप कहीं बाहर गए हुए हैं और लाइट कम है, ठीक है, तो आपको कलर्स नहीं दिखाई देंगे। अगर पहले से ही कोई लाइट लाल कलर की जल रही है तब तो अलग बात है, लेकिन आप नॉर्मली घूम रहे हैं तो आपको वहाँ पर विजिबल लाइट रात के टाइम देखने में रोड सेल काम आती है। ठीक है, और डिम लाइट में देखने में, खास तौर से जब डिम लाइट होती है तब इसमें बहुत इफेक्टिव होती है, तो आपको देखने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कलर ब्लाइंडनेस वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। हम किस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कौन से कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते? वर्णांधता एक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक डिजीज है। दूसरा, ये जेनेटिक डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक जीन, उस पे जीन पे होता है। तो अगर इस ये एक्स पे ये जीन नहीं है तो उसको जेनेटिक बीमारी ये नहीं होगी, लेकिन एक्स पे अगर ये जीन आ गया है तो ये बीमारी होगी। इसका मतलब इसका कैरियर कौन है, इसको कैरी करता कौन है, फीमेल। फीमेल से ही ये अगली जनरेशन में आती है, ना कि मेल से। क्योंकि अगर देखिए ये सिचुएशन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी पर भी जीन वो नहीं है और इस पे भी जीन नहीं है, तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी वर्ण अंध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी फीमेल को के पास ये बीमारी है, दोनों ही जीन पे होगी, तो और यहाँ से ये इस पे ये पेयरिंग होगी या ये पेयरिंग होगी, तो एक्स एक्स या एक्स वाई दोनों में ही जीन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर एक्स के अंदर ये नहीं है तो यहाँ पर देखिए ये बीमारी दब गई, क्योंकि ये इसमें तो था नहीं, तो यहाँ पर ये बीमारी दब गई। तो मेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देती है, फीमेल्स में अक्सर दब जाती है। अगर मेल को ये बीमारी नहीं है तो अगली जनरेशन में मेल की वजह से वो बीमारी दब जाएगी, लेकिन हर फीमेल में दब जाएगी, लेकिन वो मेल में शो करेगी, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही है। यहाँ पर ये एक्स जो है ये डोमिनेंट जीन है, इसको जो दबा देगा रिसेसिव जीन को। ठीक है, तो ऐसी बीमारी के अंदर हमें दो कलर में डिफरेंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब आप जॉब लगेंगे तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है, आपकी आई टेस्ट होगी। आई टेस्ट करते हुए आपको आई साइट तो चेक करेंगे ही चलेंगे करेंगे, फिर एक बुकलेट खोलेंगे जिसमें उस बुकलेट में कम्बिनेशन ऑफ कलर के साथ कुछ लिखा होता है, जैसे गिनतियाँ लिख देते हैं या ABCD लिख देते हैं, तो उसमें कम्बिनेशन ऑफ कलर किया जाता है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो आर्मी में तो बिल्कुल इसको लेते ही नहीं है, बाकी जॉब्स में भी नहीं लेते हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है। देर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस बीमारी। ठीक है, इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और आप इनएलिजिबल हो जाते हैं किसमें, किसी भी जॉब में सिलेक्शन के लिए। ठीक है,
तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये हमारा टेस्ट हमने एक बनाया हुआ था, तो आप बच्चे अगर कहेंगे तो ये टेस्ट के रूप में आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये जनरल साइंस का पोर्शन हो गया। जनरल साइंस जो बेसिक साइंस की आपकी डिमांड थी उसकी क्लासेस चल रही हैं फिलहाल। अभी केवीएस में ईवीएस के कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, तो इस वीक कोशिश है कि इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने कोई एज इट इज़ चीज़ें नहीं दी हैं, हमने एक डिफरेंट ही लेवल पे आपको चीज़ें दी हैं, एक डिफरेंट लेवल क्रिएट कर दिया है केवीएस ईवीएस का। आप अगर देखेंगे तो पुराने स्टूडेंट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कोर्स में वो समझ सकते हैं कि अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें अपग्रेड करके दे रहे हैं, कोई भी चीज़ ना छूटे, मैक्सिमम चीज़ें कवर हों, इस तरीके से चीज़ें देने की कोशिश है। तो इसलिए इस दौरान ईवीएस की क्लासेस मैं नहीं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो उसके बाद जब साइंस का कोर्स पे फोकस हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो उसके बाद स्पेशली केवीएस ओरिएंटेड साइंस के टॉपिक जिनमें से कॉमन एईएस के लिए हैं वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्लासेस में बच्चे आते कम है, रेगुलर क्लासेस कीजिए अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो। अगर समझ नहीं आता है तो आप बताइए, लेकिन रेगुलर क्लासेस तो कीजिए। आप कर कहाँ पे बिजी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। यू कैन डू एनीथिंग, यस यू कैन, ये पढ़िए, यस आई कैन, रोजाना ये 10 बार बोलिए। ठीक है, आई एम द बेस्ट, और मैं अपने बेस्ट एफर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, बेस्ट एफर्ट कीजिए और कंपटीशन को ख़त्म कीजिए। जब बेस्ट एफर्ट करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी लोग सिलेक्शन ले रहे तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप क्या कुछ कम खाते हैं, या आप मंदबुद्धि थोड़ी हैं? आप बाकी यहाँ पढ़ रहे हैं, आप अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप मंदबुद्धि तो है नहीं। मेन चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।